इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे दूसरे टी20 मुकाबले की, और साथ ही बात हम पहले टी20 मुकाबले की भी करेंगे, क्योंकि महज 48 घंटे के बाद भारतीय टीम को पुणे के मैदान पर उतरना है और बहुत कुछ कमियां ऐसी रह गई थी जिस पर काम करने की जरूरत है। खासतौर से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से एक्सपोज होती नजर आई। वो तो शुक्र मनाइए कि दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की एक बड़ी साझेदारी ने मैच को बचा लिया, नहीं तो ये मैच भी भारतीय टीम के हाथ से निकलता और इसका पूरा श्रेय श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों को जाता है, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। वो चाहे महेश तीक्षणा की हम बात कर लें या हसरंगा की बात कर लें। अब बड़ा सवाल तमाम फैंस के जहन में है और हम सबके भी जहन में है कि हम बार बार बात तो करते हैं, हम स्पिन गेंदबाजी को अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे ही मैच आता है हमारे शॉट्स जो है वो किसी तिजोरी में चले जाते हैं और फिर रन बनाना ऐसा लगता है कि पहाड़ पे चढ़ने जैसा काम है। आखिर क्या बड़ी वजह है कि क्रिकेट का फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, हम स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बिल्कुल असहाय नजर आते हैं। इसी मुद्दे पे आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हैं, रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ एक न्यूज भी है कि भारतीय टीम अब मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर वो अब थर्सडे को अपना दूसरा टी20 मुकाबला खेलेंगे, लेकिन ढेर सारे बैगेज के साथ जा रही है। सबा भाई आपको लग रहा है? मैं अभी आंकड़े नोट कर रहा था। दो स्पिन गेंदबाजों ने टोटल हमारे खिलाफ सिर्फ 8 ओवर 50 रन दिए, हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले और ऑलमोस्ट हर बल्लेबाज को परेशान करते नजर आए हसरंगा और तीक्ष्णा। मुझे लगता है कि सुधार की जरूरत जरूर है राजीव, और सुधार जो मुझे देखने को मिल रहा है वो होना चाहिए शॉट सिलेक्शन में। बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ये जो हमारे जो यंग बल्लेबाज जो है उनको ये समझना कि विकेट के मुताबिक आपको शॉट चूज करना होगा। अब कल का जो सरफेस था वानखेड़े का, जब मैच शुरू हुआ था, भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था, तो आपने भी नोटिस किया होगा थोड़ा बहुत विकेट स्टिकी है। और जब विकेट स्टिकी है वहां पर स्पिनर्स के विरुद्ध आप स्क्वायर शॉट्स अगर आप खेलने का प्रयास करेंगे तो वहां पर आउट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपको ध्यान ये लगाना होगा कि इस प्रकार के विकेट पे मैं जितना सीधे वाले शॉट्स खेलूंगा उतना मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो कि कल के हमारे बल्लेबाजों ने दिखाया नहीं। अंत में दीपक हुड्डा का वो ओवर आपको याद होगा जब उन्होंने थिक्शाना के विरुद्ध, वो अलग बात है कि पहली गेंद उन्होंने शॉट डाली, उस पर उन्होंने छक्का लगा दिया, तो दूसरी गेंद में जो शानदार छक्का लगाया वो भी का उस कॉर्नर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में लगाया। मतलब है कि सीधे बल्ले से उन्होंने शॉट लगाया। तो उस प्रकार के विकेट पे अगर आप वर्टिकल शॉट्स खेलेंगे, सीधे बल्ले से शॉट्स लगाएंगे, तो वहां पर आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक एरिया है जहां पर भारत को मेहनत करनी होगी। बहुत अच्छा ये था कि कम से कम इंटेंट रहा वहां पर भारतीय बल्लेबाजों का रन बनाने का, शॉट्स खेलने का, स्पिनर्स के विरुद्ध भी। ऐसा नहीं रहा कि एक ओवर में स्पिनर्स के विरुद्ध कुछ करने का प्रयास किया नहीं भारतीय बल्लेबाजों ने। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पहल है। पर हाँ, उसके साथ साथ आगे ध्यान ये देना होगा कि बहुत जल्दी आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से विकेट पर किस प्रकार के शॉट्स आपको खेलना ज्यादा उचित होगा। रितेंद्र, जब हम किसी के घर जाते हैं और गिफ्ट लेके जाते हैं तो अक्सर उसका टैग निकाल देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि तो उस जो गिफ्ट आप दे रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। क्या भारतीय टीम की तरफ से टैग निकाल लेना चाहिए कि इनको स्पिन खेलना आता है, ताकि लोगों को कम से कम ये तो भ्रम रहे कि हाँ चलो इनको दिक्कत है स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ, टैग निकाल के मैदान पे भेजना चाहिए। जी हाँ राजीव, देखिए ये चिंता का विषय है क्योंकि स्पिन बॉलिंग में हम महारत रखते हैं। हमेशा से बात की जाती है कि भारतीय बल्लेबाज कभी स्पिनर्स के खिलाफ देखिए चोटिल नहीं होंगे। चोटिल का मतलब कभी उनके सामने स्ट्रगल नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है। हम अमूमन स्ट्रगल करते हैं एंड दैट इज अ ह्यूज एरिया ऑफ कंसर्न। जब भी कोई स्पिनर इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का भारत आता है हमें तंग करता है। कल के मैच में देखा स्पिनर्स ने हमें तंग किया, और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ताउम्र हम स्पिनर्स को खेलते हैं भारतीय विकेट्स पे। और यहाँ पे अगर हम भारत में स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे और वो भी श्रीलंकन स्पिनर्स जो युवा हैं, तो वहां पे बातचीत की जरूरत है। तो मुझे पूरा भरोसा है आने वाले मैच में हम कल जीत तो हासिल की है, बट वी जस्ट कैंपर्ड होम। लेकिन भारतीय टीम चाहेगी कि अगला मैच कंफर्टेबली जीते, और उसके लिए आपको स्पिनर्स को बेहतर खेलना होगा। हमारे मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को दे हैव टू गिव अस अ वेरी गुड स्टार्ट। सभी जो आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि हम अक्रॉस द लाइन बहुत खेलने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्री मेडिटेटेड हम बैटिंग करने आए हैं। मतलब हम स्लॉग स्वीप मारेंगे ही मारेंगे
स्पिनर चाहे कोई भी हो। अब धनंजय पे जिस तरह से मार के संजू सैमसन आउट हुए, वो सामने छक्का मार सकते थे, इतना ऊपर का बॉल था, आड़ा मारा और सीधा बॉल था, आउट हो गए। ईशान किशन भी आड़ा मार के आउट हुए। ये प्री मेडिटेटेड बैटिंग, ठीक है आप एग्रेसिव बैटिंग करें, आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए, बट प्री मेडिटेटेड आप स्वीप और स्लॉग स्वीप खेलने जाएंगे तो दिक्कत होगी। मैं अभी आंकड़े देख रहा हूँ, श्रीलंका स्पिनर्स ने 9 ओवर टोटल डाले हैं, 57 रन दिए हैं और 3 विकेट उन्होंने निकाले, और 3 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले, और तीनों ही बैट्समैन आड़ा मार के आउट हुए। देखिए T20 में आपको, जैसे कि आपने कहा कि आड़ा तो आपको मारना ही होगा राजीव, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। और ये एक नया शॉट है जो भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो डेवलप कर रहे हैं इस समय। और बहुत जमाने से मैं कहता आता हूँ कि स्लॉक स्वीप या फिर स्वीप शॉट एक बहुत ही इंस्टिंक्टिव शॉट है। आप लेंथ देखकर आप बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा इसको, इस पर और ज्यादा महारत हासिल करने में, चाहे वो कन्वेंशनल स्वीप हो, स्लॉक स्वीप हो या फिर रिवर्स स्वीप हो। तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि विकेट के मुताबिक आपको बहुत जल्दी चूज करना पड़ता है। मुझे लगता है जैसा कि आपने सही कहा कि संजू सैमसन सीधा भी मार सकते हैं, और वो भी ऐसे स्पिनर के विरुद्ध जहां पर अगर आप लेंथ को पिक कर रहे हैं और अगर बॉल के हाथ से रिलीज होते ही आप पिक कर रहे हैं कौन सी बॉल गुगली है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, तब आप आसानी से सीधा मार सकते हैं। परेशानी तब होती है जब आप बिना पिक किए हुए आप शॉट्स खेलने का प्रयास करते हैं। तो जो जो शॉट्स हमारे बल्लेबाजों ने लगाए जिस पर वो आउट हुए, अगर आप नोटिस करेंगे कि उन्होंने पिक किया नहीं था रिलीज पे, इसी वजह से अब सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि मुझे बॉल समझ में नहीं आ रही, मैं स्वीप कर दूं। तो वो एक ऑप्शन जरूर है, पर उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप जल्दी पिक करें। अगर आप पिक करेंगे रिलीज में, तभी तो आप उस हिसाब से शॉट लगा सकेंगे। विद द टर्न या अगेंस्ट द टर्न मारने का फिर आप प्रयास करेंगे नहीं, और आप सीधा मार सकते हैं, क्योंकि आपको बैक करना पड़ेगा अपने अपने स्ट्रेट स्ट्रेट बैट शॉट्स के ऊपर भी। और वो तभी पॉसिबल है राजीव, जब आप बॉल के रिलीज पे ही आप पिक कर रहे हैं वेरिएशंस एक गेंदबाज का। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था रितेंद्र की सबसे अच्छा पिक तो अक्षर पटेल कर रहे थे स्पिनर्स को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कल के मैच में, जो उन्होंने बड़ी साझेदारी की दीपक हुड्डा के साथ। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, वो टर्निंग पॉइंट था क्योंकि एक समय हम बड़े तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। और साबा ने बहुत अच्छी बात की। देखिए, आप स्पिनर को अगर आप अच्छा खेलना चाहते हैं, यू गॉट टू रीड हिम फ्रॉम हिज हैंड। अगर आप पिचिंग पे उनको पढ़ेंगे स्पिनर्स को तो दिक्कत होगी। और जैसे अभी साबा बात कर रहे हैं आड़ा शॉट की, देखिए राजीव, आप आड़ा खेलें या सीधा खेलें, यू गॉट टू रीड द स्पिनर वेल। अगर आप उसको रीड नहीं करते हैं और शॉट खेलने चले जाते हैं तो गलतियां होती हैं, और कल कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन जी हाँ, जैसे कहा जाता है, जान बचे तो लाखों पाए। अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी की, वहां से मैच बना। वी कुड पुट अप अ रिस्पेक्टेबल टोटल, फिर भी टोटल कम था लेकिन हम मैच जीत गए। आई थिंक दैट्स द बिग थिंग। लेकिन काफी बातचीत की जरूरत है, समय ज्यादा नहीं है, लेकिन राहुल द्रविड़ जरूर अपनी टीम को जल्द से जल्द इकट्ठा करेंगे। और जो गलतियां हमने कल की हैं वानखेड़े के मैदान पे, वो शायद अगले मैच में नहीं दोहराई जाएंगी। और अगर नहीं दोहराई जाती हैं, आई थिंक वी आर अ बेटर टीम, वी शुड विन कंफर्टेबली। सभा भाई, क्योंकि 2022 इसी चर्चा में निकल गया कि हम पहले 6 ओवर अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अब साल 2023 की शुरुआत भी लगभग वैसी ही थी, 6 ओवर में 40 ही रन बना पाए, जिसमें पहले ओवर में 17 रन बना दिए थे ईशान किशन ने। क्या रीजन आप देखते हैं अचानक बॉब डाउन हो जाना, शॉर्ट सिलेक्शन ठीक ना होना? क्योंकि जिस तरह शुभमन गिल ने इतना ऊपर का बॉल आड़ा मारा, वो कहीं से वो सीधा खेल सकते थे बहुत आराम से। क्या रीजन आप देख रहे हैं थोड़ा, कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है? और क्या आप पुणे में सबसे पहले आप पहले 6 ओवर देखना चाहेंगे कैसे हम खेल रहे हैं? मैं तो हमेशा इंटेंट देखता हूँ राजीव। जी। पहला 6 ओवर, मध्य के ओवर्स या अंतिम के ओवर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, अगर आप विकेट खो रहे हैं पहले 6 ओवर में, तो आप तेज गति से रन बना नहीं सकते हैं, वो तो बहुत ही नेचुरल होता है राजीव। और कल चूंकि पहले ओवर के बाद फिर शुभमन गिल फंस गए, फिर उनका विकेट जल्दी गिर गया। सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर खिलाया जा रहा है, एक नई सोच के साथ उनको ऊपर भेजा जा रहा है। मैं अभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि नंबर 4 ज्यादा अच्छी पोजीशन है। संजू सैमसन ज्यादा सूटेबल है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि आईपीएल में नंबर 3 पर आते हैं बैटिंग करने के लिए। जिस तरह के वो टच प्लेयर है, उनको नंबर 3 पर आना चाहिए खेलने के लिए। नंबर 4 ज्यादा अच्छी पोजीशन है सूर्य कुमार यादव के लिए। पर खैर, वो अलग बात है, वो सोच अलग हो सकती है यहाँ पर टीम मैनेजमेंट की। पर अंत में देखिए, दो बातें मुझे कल बहुत अच्छी लगी, वो भी कप्तान हार्दिक पांड्या की। सबसे पहले उन्होंने टॉस पे ये कहा कि अगर मैं टॉस जीतता भी तब भी हम पहले बल्लेबाजी करते। इसका मतलब उनको पता है कि आने वाले समय में उनके लिए चैलेंजेस क्या है। बायलेटरल एंगेजमेंट अलग है, पर हर मैच में आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा और अपने टीम को एक कठिन परिस्थिति में डालना होगा, जो कि कल हार्दिक पांड्या करने के लिए तैयार थे।
दूसरी बात उनकी अच्छी मुझे ये लगी कि गेंदबाजी करते समय, चूंकि शिवम मावी खेल रहे थे अपना पहला मैच, इन्होंने गेंद के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी की, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये एक ऐसा कप्तान है जो लीड करना चाह रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पर। आपने बात की 6 ओवर के पावर प्ले की, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि इसी इंटेंट के साथ भारत आगे भी उतरे। अब आप विकेट, 2-3 विकेट आपको गिर चुके हैं पावर प्ले, का ये मतलब नहीं कि आप अपना अप्रोच बदल दीजिए, आपको हाँ इसी वही मैं प्रकार से इसमें आ आगे रहा था, बढ़ते जी रहना जी, होगा। कि आपको इसी शुभमन गिल तरह के से आगे बढ़ते आउट रहना होते ही हम होगा। नॉक डाउन कर गए, फिर हम वैसे ही कोई जी। आवश्यकता नहीं है अंत में। देखिए ये बहुत सैंपल साइज बहुत छोटा है, ये तो अच्छा रहा कि हम लोग मैच जीत गए, पर 162 ऑन वानखेड़े स्ट्रिप कोई कोई ये चांस नहीं बड़ा जी। स्कोर नहीं है। वो अच्छा हुआ कि भारत ने डिफेंड कर लिया, पर अगर अच्छी बैटिंग रहती श्रीलंका की, देखिए अंत में क्या हुआ, लास्ट ओवर तक मैच चला गया, क्योंकि जब छोटा स्कोर आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो एक या दो पार्टनरशिप की जरूरत होती है, जी मैच फट से बदल जाता है, जो कि कल बीच में हो रहा था। मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, पर अच्छी बात यह है कि पहला मैच भारत जीत चुका है और आने वाले समय में मैं इंप्रूवमेंट और देखना चाह रहा हूँ। ये सभा भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात रितेंद्र कही कि सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे ही खेले, और आपके टॉप 3 कम से कम बहुत अटैकिंग बैट्समैन होने चाहिए। चलिए 2 विकेट गिर गई कोई बात नहीं, आप 6 ओवर कैश करने जरूर जाएं। कल हमने देखा शुभमन गिल का आउट होते ही सूर्य कुमार यादव आए और ईशान किशन अचानक बॉब डाउन हो गए, और वो 6 में 40 ही बने, जिसमें तो पहले ओवर में 17 रन थे। अब अंदाजा लगाए कि जो बाकी के 5 ओवर में हमने कैसी बैटिंग की है। क्या पुणे में ये चीज आप चेंज होते देखना चाहते हैं, और क्या वाकई नंबर 3 पे संजू सैमसन को आना चाहिए, और जब विराट अगर दोबारा सेलेक्ट होते हैं तो फिर आप सूर्य कुमार यादव को कम से कम नहीं छेड़ रहे हो, नंबर 4 पे आपके परमानेंट बैट्समैन रहेंगे, नंबर 3 पे चाहे कोई भी आए। देखिए राजीव, सबसे पहले तो आपको सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। उनको नंबर हाँ। 4 आपको सौंप देना चाहिए अगले 4-5 साल, 7-8 साल, जब तक वो अच्छा कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि देखिए उनकी जो बल्लेबाजी हम सब जानते हैं, इज अ गेम चेंजर। वो उस पोजीशन पे आके बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करके भारतीय टीम को मैच जिताने का मादा रखते हैं कंसिस्टेंटली, जो उन्होंने किया हम्म। है। और अगर हम पहले 6 ओवर पे आते हैं राजीव, देखिए साबा भी इंडिया न्यूज के माध्यम से बहुत देर से कह रहे हैं, जो टेम्पलेट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, जो हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं, वो हिलना नहीं चाहिए। हम वर्ल्ड कप क्यों हारते हैं? 1 विकेट खोते हैं, 2 विकेट खोते हैं, बॉक डाउन हो जाते हैं, 6 में 40 बनते हैं। जो टेम्पो मोमेंटम हम हासिल करना चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। उसके बाद एक कैचअप गेम हो जाती है, आपको 6 से 14 ओवर सिंगल्स में निकालने हैं, चौका मारना है, आस्किंग रेट देखिए बढ़ जाता है और हमें मुश्किलें होती हैं। सो यू गॉट टू अटैक फ्रॉम द वर्ड गो, 1 आउट 2 आउट, यू गॉट टू अचीव योर टारगेट। अगर आपने 6 में 70 लगाना है तो लगाना है। हो सकता है उसमें आपको 3 विकेट खोने भी पड़ जाएं, बट उसके बाद आपके पास एक मोमेंटम रहता है। हार्दिक पांड्या नीचे हैं, आपके पास ऐसा फायर पावर है जो आके रन्स बना सकते हैं। तो जी हाँ, वहां पे भारतीय टीम को काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब डिसाइड करना होगा कि 6 ओवर, आई थिंक दैट्स अ पिवटल फेज ऑफ T20 क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की हम बात करें, वो 6 ओवर कैच करते हैं, 70-80 रन लगाते हैं, और हम नहीं लगाते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू इम्प्रूव। तो भाई टॉप कल जो हमारा टॉप ऑर्डर खेला, 5 के पांचों बैट्समैन कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। क्या कुछ चेंजेस आप देखना चाहते हैं पुणे मैच में, जहां पे टॉप ऑर्डर कम से कम कंट्रीब्यूट करे, एक बल्लेबाज ऐसा खेले, जो आपने भी कहा था कि विराट का अलग रोल था, क्या इस टाइप का रोल किसी बैट्समैन को दिया जाना चाहिए, क्योंकि कल अचानक कोलैप्स नजर आएगी, हम हो सकता है 100 के अंदर ऑल आउट हो जाए। मुझे लगता है कि जो चेंजिंग ट्रेंड है T20 में, वहां पर अगर आपकी बल्लेबाजी तगड़ी है, जो इस समय मुझे भारत की नजर आ रही है, तो उस तरह के प्लेयर की भी जरूरत नहीं है। ओके। देखिए अंत में आपको प्रयास यही होना चाहिए कि आपको खुलकर बल्लेबाजी करनी है, निडर होकर बैटिंग करनी है। तो नंबर 3 पर कोई आ रहा है, नंबर 4 पर कोई आ रहा है, आप अगर उसी फेयरलेस एटीट्यूड के साथ बल्लेबाजी करने जाएंगे तो अंत में आपको फायदा होगा। पर आपकी बल्लेबाजी नंबर 7 नंबर 8 तक है, तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आपको पारी खेलनी है अपनी। और प्रयास यही करना है कि जो कम से कम आपका जो एवरेज स्ट्राइक रेट रहा है आपके करियर का, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर डोमेस्टिक स्तर पर हो, वहां तक पहुंचने में ज्यादा देर ना करें। मैक्सिमम 5 से 10 गेंदें ले सकते हैं उस स्ट्राइक रेट पहुंचने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मेरा 135 का स्ट्राइक रेट है, तो 135 तक पहुंचने के लिए मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अगर वहां तक पहुंचने के लिए मैंने 15-20 गेंदें ले ली, तो फिर मैं वक्त जाया कर रहा हूं अपने टीम का भी और अपना भी। तो कोशिश ये होनी चाहिए। क्या आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत है? मुझे लगता है ये सभी खिलाड़ी हैं जो हमारे टीम में, वो अगर उनको जरूरत पड़ेगी, सपोज कीजिए कि आप चेस कर रहे हैं एक स्मॉल टोटल, वहां पे विकेट गिर रहे हैं, तो वो उस तरह की पारी खेल सकते हैं, फिर हम तब भी हम मैच जीत सकते हैं। पर जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं पहले, वहां पर आपको बस खुलकर ही बैटिंग करनी है।
उसी इंटेंट के साथ मुझे जाना है बल्लेबाजी करने के लिए, कि मुझे ओवर एक ओवर में या 2 ओवर में कितने रन बनाने हैं, कितना मुझे बड़े शॉट्स खेलने हैं, किस तरह के मुझे शॉट्स खेलने हैं, अपने स्किल को आपको बैक करना होगा। तभी मुझे लगता है हम एक स्ट्रॉन्ग T20 टीम बन पाएंगे। अभी भी बहुत देर है उसमें, पर ये जो यंगस्टर जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम वो परिवर्तन जरूर देख सकते हैं। रितेंद्र, एक और बड़े परिवर्तन की उम्मीद हम सब कर रहे हैं, और वो परिवर्तन होना चाहिए हर्षल पटेल और यजुवेंद्र चहल, टीम के दो सबसे एक्सपीरियंस T20 गेंदबाज। हर्षल पटेल ने तो कल बहुत निराश किया, लगातार प्रिडिक्टेबल हो गया था, ऐसा लग रहा है स्लोअर बाउंसर, और आदमी फ्रंट फुट पे उनको पुल मार रहा था। एक तो रफ्तार नहीं है आपके पास, दूसरी आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी, और ये पिछले 6-8 महीनों से हम देख रहे हैं कि बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं हर्षल पटेल। जब भी उनको मैच में कोई ऐसा एनालिसिस नहीं है जहां पे उन्होंने 40 से कम रन दिए हो। थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है। राजीव, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा वरिंग फैक्टर है, क्योंकि आपकी बात हमेशा आईपीएल में होती है। हर्षल पटेल हैज बीन वेरी सक्सेसफुल एस्पेक्ट। अगर आईपीएल की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनको मौका मिला, आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के बेस पे ऐसा लग रहा था शायद उनके पास वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल नजर आ रहे हैं। स्लोअर वन अगर डालते हैं तो स्लोअर वन ही डालते चले जाते हैं। यू गॉट टू यू रियली मिक्स योर बॉलिंग। और हर्षल पटेल अब इस समय कॉन्फिडेंस में भी नीचे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर समय ऐसे ही बीता, अपने आप को ही हैज टू गेट हिमसेल्फ बैक इन एक्ट वेरी सून, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह हम राजीव देख रहे हैं यहाँ पे, अब परफॉर्म और पेरिश का समय आ गया है। अगर आप समय जाने देंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, देन यू गॉट टू यू माइट एग्जिट डोर। सब भाई, क्योंकि हर्षल पटेल को आप भी लगातार देख रहे हैं, आपको नहीं लगता बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं? बैट्समैन बहुत आसानी से उनको पिक कर रहे हैं, और एक तो रफ्तार नहीं है, दूसरा जो स्लोअर वन वो बाउंसर्स डालने की कोशिश करते हैं वो बहुत आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ आप देखना चाहते हैं पुणे में? क्या आप एक चेंज देखना चाहते हैं? हर्षल पटेल की जगह अर्शदीप को आप खेलते देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं एक दो मौके आप उनको और देंगे, देन आप फाइनली जज करेंगे कि वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं या नहीं? क्योंकि पिछले मैं 6-8 महीने से देख रहा था, हर मैच में 40 प्लस रन है और दबा के मार पड़ी उनको। ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व कप हुआ था, वहां पर उनको खेलने का मौका मिला नहीं था। यहाँ पर एक बार फिर से उनको मौका है। अभी भी मुझे लगता है कि भारत ट्राई कर रहा है हर्षल पटेल को, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरह के वेरिएशंस हैं उनके पास, जिस तरह से धीमी गति से बॉल डालते हैं, कटर्स डालते हैं, उसका फायदा मिलेगा, विशेष करके भारतीय कंडीशंस में। पर हाँ, आपने सही कहा कि अब जो गेंदबाजी उनकी हो रही है वो थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई है। जो सरफेस मिल रहे हैं वहां पर सिर्फ आप बॉल को फ्लोट करवाएंगे एक स्लोअर डिलीवरी में, तो आसानी हो जाती है बल्लेबाजों को पिक करने। आपको थोड़ा बहुत डेक को हिट करना होगा। अगर आप सरफेस को हिट करेंगे तभी आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी, और तभी बॉल थोड़ी ज्यादा फंस कर आएगी। उसके साथ साथ जो यॉर्कर्स पहले डालते थे, अब वो थोड़ी बहुत मिसिंग नजर आ रही है हर्षल पटेल की गेंदबाजी में। यजुवेंद्र चहल एक और वरिंग फैक्टर थे। चलिए, वर्ल्ड कप में उनको खिलाया नहीं गया, लेकिन पिछले कुछ मैचेस हम याद कर रहे हैं तो वो अचानक कॉन्फिडेंस जैसे लग रहा है यजुवेंद्र चहल का चला गया, और फील्डिंग में भी नजर आया। उनकी गेंद, उनको 2 ओवर अगर कराए गए, आपके मेन बॉलर हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हसरंगा एक तरफ मैच में बड़ा फर्क डालने अपनी गेंदबाजी से चहल को 2 ओवर में 26 रन पड़ जाते हैं कल। देखिए राजीव, वो फिर एक वरिंग फैक्टर है, क्योंकि चहल एक एक्सपीरियंस प्रो हैं, काफी देर से भारत के लिए खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप में नहीं खेले अब वो और बात है, दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट। लेकिन अगर आपको अब मौका मिल रहा है, यू गॉट टू परफॉर्म एवरी डे, यू गॉट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द प्रीमियर बॉलर ऑफ द टीम। आपको तो 4 ओवर 20-22 रन पे डालने चाहिए और 2-3 विकेट लेने चाहिए, तब भारतीय टीम जीतेगी। जैसे हम बल्लेबाजी में बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव पे निर्भर करते हैं, बॉलिंग में आप निर्भर करते हैं युजवेंद्र चहल पे। तो जी हाँ, चहल को अब काम करने की जरूरत है। देखिए, क्रिकेट अब हमने देखा है राजीव, भारतीय क्रिकेट में जो अब चेंज आया है, यू वोंट गो बाय रेपुटेशंस। अगर आप चहल हैं, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे थे तो अब कर रहे थे, आप आज क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो चहल हैज टू रियली टाइटन अप हिज शूज, क्योंकि समय निकलेगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स का कॉन्फिडेंस भी उनसे जाएगा, और ये चहल हरगिज नहीं चाहेंगे। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले गेम में चहल अपनी फॉर्म को हासिल करें और भारत को मैच जिताएं। एक तो सभा भाई, आप बड़े क्लोजली वॉच कर रहे होंगे यजुवेंद्र चहल को, आपने बांग्लादेश में भी खेलते देखा उनको ओडीआई क्रिकेट, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं डाल पा रहे थे। माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में थे नहीं वो, उनको रेस्ट दिया गया था। लेकिन अचानक जो डिप आया उनके फॉर्म में, क्या उनको ना खिलाया जाना एक बड़ी वजह है? कॉन्फिडेंस उनका गया है थोड़ा?
और हार्दिक को और राहुल द्रविड़ को बोलना पड़ेगा कि T20 के आप हमारे मेन बॉलर हैं और आप खेलेंगे। कुछ इस तरह का कॉन्फिडेंस की आप उम्मीद कर रहे हैं पुणे में, और उसके बाद जब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 हम खेलेंगे? देखिए, रिस्ट स्पिनर का होना T20 में एक वाइटल कंपोनेंट होता है राजीव, जी इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको रिस्ट स्पिनर को बैक करना होगा। उसको ऑफ द फील्ड भी आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करनी होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत नीचे है, और ये हो सकता है कि यूजी चहल का इस समय कुछ वही परिस्थिति हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो। वो इसके पहले विश्व कप में खेले नहीं थे, अभी इस समय उनके पास दबाव है परफॉर्म करने का। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग ठीक प्रकार से उनको ट्रीट करेंगे तो आने वाले समय में वो ज़रूर और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। कल जब आप रन को चेस कर रहे हैं वानखेड़े के स्ट्रिप में, जहां पर रोज थोड़ी बहुत पड़ रही है, तो उतना आसान होता नहीं है बॉल को ग्रिप करवाना राजीव। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है यूजी चहल के लिए। तो मुझे लगता है कि अलग प्रकार की नहीं, अप्रोच की मुझे सभा भाई थोड़ी लाइन को जरूरत लेके है, था, और मैं उम्मीद हसरंगा कर रहा के हूँ कि आने पैर वाले से वो मैचेस में। बॉल टर्न कराने जा रहे थे, जहां पे स्वीप पड़े उनको स्लॉप स्वीप पड़े, शायद ऑफ स्टंप के बाहर डालते तो ज्यादा तो बेहतर था। वही मैं लाइन कह को रहा हूँ लेके कि मैं थोड़ा विकेट के बड़ी। मुताबिक जी हाँ हाँ, तो विकेट के मुताबिक आपको लाइन भी बदलनी पड़ेगी राजीव, जी वो देखने को मिला नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस अगर उनको आएगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर आप और ज्यादा गेंदबाजी जी। करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो श्रृंखला है, इसमें आने वाले 2 मैचेस में थोड़ा इम्प्रूव परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिलेगा यूजी चहल से। सभा भाई, कोई चेंजेस की उम्मीद आप कर रहे हैं पुणे में जो दूसरा T20 मुकाबला है भारत की तरफ से, या आपको लग रहा है सेम प्लेइंग 11 खेलेगी? मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 राजीव, उसकी जी आवश्यकता है नहीं। अब अर्शदीप सिंह को खिलाया नहीं आपने क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए। जी पर अब शिवम मावी, अगर अर्शदीप सिंह फिट है तो फिर उनकी जगह बनती है 11 में, क्योंकि वो आपके नंबर 1 बॉलर है इस समय T20 क्रिकेट में। तो जी उनकी जगह आपको बनानी होगी। अब उसकी जगह पर आप किसको ड्रॉप करते हैं ये निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। जी पर अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट देखा जाए तो फिर शिवम मावी को बाहर बैठना पड़ेगा, और इसमें कोई जी कोई बुराई नहीं है। जी वो अर्शदीप सिंह की जगह पर आए थे। अर्शदीप सिंह अगर फिट हैं तो उनको अपनी जगह वापस उनको मिलना चाहिए। जी। हार्दिक, चलते चलते सभा भाई, हार्दिक पांड्या तो एज अ कैप्टन पहले मैच में आपने देखा, फुल टाइम कैप्टन अब बने हैं वो। जिस तरह से टीम को लीड किया, थोड़ा गुस्सा भी उनको आया जब चहल से मिसफील्ड हुआ। हर्षल पटेल से भी थोड़ी उनकी बातचीत हुई, जब उन्होंने, हर्षल पटेल ने गुस्से में उनको कहा कि रिलैक्स, मैं कंट्रोल कर लूंगा मैच को, जब उनको मार पड़ रही थी। तो एग्रेशन भी नजर आया, कूलनेस भी नजर आई, और साथ में उनकी रणनीति, तीनों को मिलाकर आप कितने नंबर देंगे हार्दिक को, और क्यों देंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी वाइज जो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उसमें तो हम्म बहुत ज्यादा अंक उनको मिलने चाहिए, पर थोड़ा बहुत एटीट्यूड पर ध्यान देना होगा। जी क्योंकि देखिए, हार्दिक पांड्या, सब लोग उनको पसंद करते हैं टीम में भी, क्योंकि जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहता है जी एक प्लेयर के रूप में, और वही एटीट्यूड आपको एक कप्तान के रूप में भी लाना होगा। अगर आप ज्यादा अपने इमोशंस को मैदान पे दिखाएंगे तो फिर प्लेयर्स आपसे घबराने लगेंगे, आपसे डरने हाँ लगेंगे। और वो मुझे लगता नहीं है कि सही इन्वायरमेंट होता है टीम को ग्रो करने के लिए। और इस समय टीम ग्रो कर रही है, आप बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने टीम को, तो आपको उस तरह का विश्वास दिखाना होगा अपने खिलाड़ियों के ऊपर। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और दूसरे T20 मुकाबले पर अपना व्यूज देने के लिए कि क्या कुछ टीम होनी चाहिए, भारतीय टीम का अप्रोच किस तरह का होना चाहिए, और खासतौर से हार्दिक पांड्या जिस तरह से टीम को लेकर पहले मैच में उतरे, उसमें क्या कुछ चेंजेस वो और कर सकते हैं और बेहतर क्या कुछ कर सकते हैं, उसमें बातचीत करने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम, ये जो युवा टीम है, साल 2023 में T20 की एक नई तैयारी के तौर पे देखा जा रहा है, ये टीम न सिर्फ मैच जीतती नजर आएगी, बल्कि जो इंटेंट की बात बार बार सभा भाई करते हैं, हमारे तमाम और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप चले हारे और चाहे जीते जरूर, बट इंटेंट आपका ये दिखना चाहिए कि आप डोमिनेट करने जा रहे हैं। आप T20 में अपने स्ट्राइक रेट पे काम कर रहे हैं, अपने इकोनॉमी रेट पे काम कर रहे हैं, तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसकी एक और झलक देखने की उम्मीद हम सब कर रहे हैं पुणे के मैदान पर। तो आज के इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।